नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखना के प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम बात करेंगे इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए, और दूसरा टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग एंड द प्रोडक्टिविटी यानी प्रशिक्षण और उत्पादकता के बीच संबंध। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके रिगार्ड्स में हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कैसे हम सुधार करेंगे उनके पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए हम कुछ जो कंडीशंस हैं उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहली कंडीशन तो ये ही है कि प्रोडक्टिविटी की सुधार के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं। दो लोगों का मेजर रोल होता है, एक मैनेजमेंट का, दूसरा जो एम्प्लॉय है उसका यानी नियोक्ता का, उसका जो है मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। जो टॉप 10 मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, यहाँ पे मैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट में जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के रिगार्ड्स में हमें क्या क्या स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं हम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो टॉप 10 टेक्निक्स हैं जिनके मदद से हम जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं मैनेजमेंट के लेवल में, पहला ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दूसरा राइट एम्प्लॉयज़, तीसरा एम्प्लॉय ट्रेनिंग, नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रिशिएट परफॉर्मेंस, एस्टैब्लिश लिंक, प्रोवाइड बेनिफिट्स, प्रॉपर बैलेंस, एम्प्लॉय ओनरशिप और कंसिडर एम्प्लॉय एज अ कस्टमर। ये मेजर पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी उनके जो सुधार हैं उनके पॉइंट्स के, इन पॉइंट्स के आधार पे हम किसी की भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सुधार करने के लिए अगर हम इन पॉइंट्स में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं या इनमें जो है चेंजेस लाते हैं तो हमारे प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करती है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्टिविटी को और अच्छा कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। तो उनके बारे में हम आगे इसकी में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। संगठनात्मक संस्कृति, संगठन में जो संस्कृति है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल्चर अच्छा है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो कंडीशंस है वो अच्छी होगी, और जब उनकी कंडीशंस अच्छी होंगी तो वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में आपको मदद करेंगी। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला मेजर रोल होता है कि आप प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए पहली तो कंडीशन यही है कि कल्चर, आप अपने जो भी इंडस्ट्री है उसका अगर कल्चर चेंज है यानी आपके एम्प्लॉयज़ के नीड के अकॉर्डिंग वो कल्चर है तो वो आपको हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं कि प्रोडक्टिविटी आपकी इंडस्ट्री में कैसे बढ़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन तकनीक में से एक है, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सिर्फ हमारा जो ऑर्डर फॉलोइंग का जो कॉन्सेप्ट है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो उससे हमारे सिस्टम में प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ सकती है। तो हमें उस कल्चर को भी रखना पड़ता है कि वो कल्चर किस तरीके की हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, कि जो हमारी एम्प्लॉय है वो कितना सपोर्टिव हो जाएगा हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है राइट एम्प्लॉय, सही कर्मचारी। यानी दूसरा जो मेजर पॉइंट है जिनके आधार पे हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है हमारा सही कर्मचारी का चयन करना। यदि कोई मैनेजमेंट हमारी इंडस्ट्री में है या मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री चला रहा है वो अगर सही कर्मचारी का चयन नहीं करता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा कि वो किस कंपनी में उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए या उसको कैसे सेल किया जाए या उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए या उसकी जो मैन पावर है, जो उसके अंडर में मैन पावर है, उसको कैसे मैनेज करें। तो हमारे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो मैन पावर है उसको चूज़ करना होता है। यानी सही कर्मचारी अगर आप लेंगे तो ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, अदरवाइज़ आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो डिसीजंस होंगे, अगर वो सही कर्मचारी नहीं होगा तो उसके जो एस्पेक्ट्स होंगे वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के रिगार्ड्स में एस्पेक्ट होंगे।
और आपकी इंडस्ट्री कोई और इंडस्ट्री है जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाती है और आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाले पर्सन को रखा हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट में फॉल्ट्स जरूर आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि राइट एम्प्लॉय यानी सही कर्मचारी चयन करना ही एक उत्पादकता को बढ़ाने का एक कारक बनता है। अगला है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, किसी भी कर्मचारी की ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, तो उसको यह पता नहीं होगा कि आपकी कंपनी में किस तरीके का कार्य होता है या किसी की भी कंपनी में किस तरीके का कार्य होता है। तो पहले हमें कर्मचारियों को ये अवगत कराना पड़ता है कि उस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो काम करने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में किस तरीके का कार्य होता है और वहाँ पे जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जाता है। तो जो ट्रेनिंग का सेक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि नई टेक्निक्स को सिखाए बगैर, मशीन्स को देना या कल्चर को सिखाए बगैर, ट्रेनिंग के बगैर आप किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते। तो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो प्रदर्शन का मूल्यांकन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमने कर्मचारी चयन किया है वो किस तरीके से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कार्य प्रदर्शन है उसके आधार पे हम अगर उसको प्रमोट नहीं करते हैं या उसके मूल्यांकन को नहीं करते हैं, जज नहीं करते हैं, तो एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि उसके अनुरूप सिस्टम कार्य नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, जैसे यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि सिस्टम के अगेंस्ट में कड़ाई से पालन करना, यानी अगर आपने कोई सिस्टम फॉलोअप किया है और उसमें कोई भी लूज पोल्स रख रहे हैं तो उसमें दिक्कतें ये होंगी कि किसी भी पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब पर्सन जो कार्य कर रहा है उसकी जो एफिशिएंसी है उसके आधार पर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। तो हर एक आदमी की प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी जो उसकी जो एफिशिएंसी है उसके आधार पे हम ये मूल्यांकन कर लें कि वो कौन सा आदमी किस कार्य को करने के लिए सुटेबल है। अगला है अप्रिशिएट परफॉर्मेंस, सराहनीय प्रदर्शन। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आप यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं किसी भी कर्मचारी का, तो मूल्यांकन करने से सिर्फ ये नहीं निश्चित होता कि वो किस तरीके का है। अगर कुछ अच्छा कार्य कर रहा है कोई पर्सन या कोई एम्प्लॉई, तो उसको हमें कुछ सराहनीय प्रदर्शन देना पड़ेगा या परफॉर्मेंस अप्रेजल देना पड़ेगा, अप्रिसिएशन देना पड़ेगा, जिससे वो मोटिवेट हो, और मोटिवेट जब होगा तो ही हमारे जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है वो बढ़ेगी। तो कर्मचारियों के अंदर फिर इससे एक सराहना भी आती है कि जो हमारे प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ानी है, तो एम्प्लॉयज़ को भी ये लगता है कि वो किस तरीके से कार्य करें कि उनको भी कुछ इस तरीके के अप्रेजल्स प्रोवाइड हों, तो उससे भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्रीज़ की वो बढ़ती है। इस्टेब्लिश अ लिंक, अगला जो पॉइंट है हमारा वो इस्टेब्लिश अ लिंक स्थापित करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बगैर किसी कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉयज़ और कंपनी मैनेजमेंट के बीच में अगर लिंक नहीं इस्टेब्लिश्ड है तो भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रबंधन क्या चाहता है ये हमारा जो एम्प्लॉय है उसको नहीं पता लगेगा। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे ये डिस्कशन होता है कि किस तरीके से हम प्रबंधन को ये बताएं कि हमारी जो कर्मचारी हैं उनकी क्या नीड है, और प्रबंधन कर्मचारियों को ये बताता है कि उनको क्या ज़रूरत है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो दोनों के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। प्रदर्शन में प्रोत्साहन के बीच में कड़ी स्थापित करें ताकि कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित महसूस करे। मतलब किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर वो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप होगी, उसको ये फील होगा कि जो है हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं, तो ही हमारा कार्य पूर्ण होगा। तो हमारे को इस पॉइंट पे भी कंसिडरेशन, यानी किसी भी कंपनी को इस पॉइंट पे भी कंसिडरेशन करना हो इम्पॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं प्रोवाइड बेनिफिट्स, लाभ प्रदान करना। अगर हम सिर्फ अप्रेजल्स की बात करें तो वो हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि कई ऐसी बेनिफिट्स हैं जहाँ पे मोटिवेशंस के कई अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि हम कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को।
अब वो बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? कर्मचारियों को पर्याप्त वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वित्तीय लाभ और गैर वित्तीय लाभ की यदि हम बात करें तो जो भी हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हों या नॉन फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उससे जो बेनिफिट मिलता है वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अप्रेजल्स दे रहे हैं और फाइनेंशियल अप्रेजल्स दे रहे हैं, तो एम्प्लॉई जो होगा, जो एम्प्लॉई होगा, उसको ये लगता है, फील होता है कि उसको हमें अप्रिशिएट किया गया है, उसके कार्य को सराहा गया है, जिससे उसको कार्य में फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट मिला हुआ है, तो वो और अच्छे से उस कार्य को करने की कोशिश करने लगता है। कई जगह हम गैर वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप संगठन के उसमें बात करते हैं, तो किसी को अगर कोई तकलीफ होती है या टाइम की जो बाउंडेशन है, यदि आप उस टाइम को कम करते हैं, उस तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं या वर्क एट होम का प्रोवाइड करते हैं, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलता है। इससे जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी इंडस्ट्री की, वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर बैलेंसिंग, उचित संतुलन। उचित संतुलन का तात्पर्य यहाँ पे जिम्मेदारियों से है और अधिकारों से है। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी अगर हम निर्धारित कर दें और उसको कुछ अधिकार प्रोवाइड कर दें, तो वो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट से कार्य कराने में सक्षम हो जाता है। वो जिम्मेदारी उसको फील कराती है कि किस तरीके से आपको कार्य करना है, और जब वो कार्य करने के लिए जिम्मेदारी लेता है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने सारे कार्यों को पूर्ण करता है, जो भी टारगेट आप प्रोवाइड करते हैं। तो बैलेंसिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ जिम्मेदारी दे दें और अधिकार ना दें तो भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल प्रॉपर बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि हम जो जिम्मेदारी दे रहे हैं उसके साथ किस तरीके के अधिकार उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब दोनों ही चीज़ें अगर आपको इंडस्ट्री में मिलेंगी तभी आपके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, अदरवाइज़ वो काम में एफिशिएंसी कम आएगी। तो जब आपके वर्क में एफिशिएंसी कम आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जिम्मेदारी और अधिकार के बीच में उचित संतुलन स्थापित करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि प्रबंधन का एक मुख्य तकनीक हम कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रबंधन अपने अधिकार क्षेत्रों में से अपने अधिकार, कुछ अधिकार अपने नीचे के कर्मचारियों को देकर उससे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने में मदद कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉय ओनरशिप, कर्मचारी की स्वामित्व। ओनरशिप यानी अगर कर्मचारियों को ये लगे कि वो कंपनी के ही पार्ट हैं, तो वो अपने कार्य को और भी अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ मैं बता भी रहा हूँ कि संगठन के अगर वो हिस्सा हैं तो वो अपने आप को संगठन का हिस्सा महसूस करते हैं, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये भी एक कारक है जो हमारे उत्पादकता को सुधार सकता है। एम्प्लॉय का जो ओनरशिपमेंट है उससे बेनिफिट मिलेगा, तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी बेनिफिट मिलेगी। तो प्रशिक्षणार्थियों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उनको भी ये जब किसी कार्य में कंपनी में कार्य करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो उनको भी ये फील होगा कि हम उस कंपनी के पार्ट हैं, तभी वो अच्छे से कार्य करेंगे। तो यहाँ पे उत्पादकता बढ़ाने का ये भी एक पॉइंट हमारा बहुत कारगर सिद्ध होता है। अगला है कंसीडर एम्प्लॉयज़ एज अ कस्टमर। ये एस्पेक्ट एक अलग ही तरीके के परिवेश में जनरेट है। रीज़न, यदि आपका एम्प्लॉय, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी के इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो प्रोडक्ट उस कर्मचारी को भी यूज़ करना है, तो उसको भी ये फील होगा कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि उसको भी ये लगेगा कि यदि गलत प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए भी वो हानिकारक होगा। तो हम हमेशा ये कंसीडर करते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एम्प्लॉय के भी एज अ कस्टमर की तरह काम कर रहा है, यानी उस संगठन में जो कर्मचारी है वो भी एक एंड यूज़र है, हमारा एंड कस्टमर है, हमारा प्रोडक्ट का खरीदार है, और वो खरीदार ही ये डिसाइड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी और उसको हम क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो जब वो उसको ये चीज़ पता होती है कि कौन क्या चीज़ हमें चाहिए, तो वो अपने उस तरीके से प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है, बनाता है, जिसकी नीड उसके हिसाब से उसको होनी चाहिए। उस हिसाब से जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केट सेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी।
जब मार्केट सेल वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी मार्केट वैल्यू प्राइसिंग नहीं, उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ये तो कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हो गए जो हमारे उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं, उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी तकनीक हैं, सुधार के महत्वपूर्ण तकनीक हैं जो प्रबंधन यूज़ करता है उत्पादकता को सुधारने में। आगे अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिनको हम और कंसीडर करते हैं जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है डेलीगेटेड टास्क, कार्य प्रयोजित करना, यानी जो पर्टिकुलर टास्क है डेडिकेटेड है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। डेडिकेटेड यानी जिन लोगों को हम रख रहे हैं उनकी इच्छित क्षमता के अनुसार अगर हम कुछ और कार्य दें तो वो कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ कार्य जो है हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक नेक्स्ट मेजर बेनिफिट होता है कि हम उन्हीं आदमियों को काम दें जो उस कार्य को करने में सक्षम है। अगर हम ज़्यादा कार्य किसी आदमी के ऊपर देते हैं तो उसके पास एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और एक जलन की स्थिति पैदा हो जाती है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज़ कर सकता है। तो तनाव कैसे कम करना है उसके बारे में भी हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि हम उन्हीं कार्यों को प्रोवाइड करें, या जो भी टास्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी पर्सन एफिशिएंट है उस कार्य को करने के लिए हम उन्हीं को डेडिकेटेड टास्क या जिम्मेदारियां उन्हीं को देने के प्रयास करते हैं। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। नेक्स्ट है रेट वर्क, कार्य का दर। कार्य का दर करने का मतलब ये है कि कैसे आप कार्य कर रहे हैं, यानी दिन में आप जो शुरुआत आपकी हो रही है दिन की, उसमें आप किस तरीके से कार्य को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दिन की शुरुआत में अगर आप सबसे पहले कार्यों की सूची बनाते हैं जिसकी ज़रूरत आपको होती है, यदि आप सूचीबद्ध तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। तो हमें वो चीज़ भी एम्प्लॉयज़ को भी सिखाना होता है कि किस तरीके से आप अपने कार्यों को सूचीबद्ध करें, क्योंकि सारे कार्यों का महत्व अलग अलग होता है। तो जिनका महत्व अधिक है, जिनकी आवश्यकता तत्काल में होती है, उनको हम पहले कार्य करते हैं, और जो आपके समय बचाते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। जिनका कम समय में कार्य पूर्ण होने का चांसेस है उनको हम पहले कार्य करते हैं, और उसके बाद ही बाकी के बचे हुए कार्यों को हम बाकी टाइम में करते हैं। तो हमारे रेट ऑफ वर्क मतलब कार्य की जो महत्वता है, कितना उसका इम्पोर्टेंस है, वो कैसा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर हमें इम्पोर्टेंस ऑफ अ वर्क पता लग जाए तो पर्टिकुलर एम्प्लॉई को इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी, तो भी आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी प्रोडक्टिविटी में, यानी उत्पादकता में सुधार आ जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड टास्क। शेड्यूल्ड टास्क की बात करें तो कार्य की अनुसूची। कार्य की अनुसूची का मतलब है कि आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके का मतलब यहाँ यह है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट बनाने के लिए आप किसी जो है लाइन पे काम कर रहे हैं, तो जो लाइन पे आप काम कर रहे होते हैं उस पे जो प्रोडक्ट असेंबली लाइन पे अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य करना होता है। रीज़न, अगर आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, आपको एक योजना कार चाहिए होता है और नोटबुक साथ में होनी चाहिए, जिसके साथ में आप अपने जो वर्क अलॉटेड है उसकी एक योजना बना लें कि किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, कार्य करेंगे, और उससे हमारा टाइम बचेगा। और टाइम जब बचेगा तो आपका जो भी कार्य होगा वो आसानी से हो जाएगा, और आसानी से होने से आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो अप्रिशिएट होगी, और उसके साथ में आपको अप्रेजल्स और प्रमोशंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट हमारा डिपेंडेंसी नहीं करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है कि आप किस तरीके से उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं इसकी मदद से। अगला है अवॉइड स्ट्रेस, तनाव से बचाव। तनाव से बचाव की यदि बात करें तो यदि आप कार्य का तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके सेक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। या अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडस्ट्री में अगर आप किसी एम्प्लॉई के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा डालेंगे तो वो भी, उसकी जो कार्य की एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी।
जब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे मैन पावर की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी एक है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं कि जो भी तनाव है, तनाव का जो कारण है उनको हम कम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम कम करें कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके, क्योंकि तनाव सिर्फ मानसिक नहीं हो सकता, शारीरिक भी हो सकता है। अगर वो स्ट्रेस दोनों तरीके का है, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस दोनों हमारे पास एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को लॉस कर सकते हैं, यानी जो उनकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है वो उसको मीट आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको भी हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि ये अगर स्ट्रेस की वैल्यू को हम कम करें, जो भी कार्य है वो आसानी से करने के लिए हम प्रोवाइड कराएं, उस पर स्ट्रेस ना डालें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनके साथ में हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगले टॉपिक पे भी बढ़ रहे हैं, इसमें भी हम प्रोडक्टिविटी में नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसको हम कंसीडर करते हैं वो है क्रिएट अ डेडलाइन। जो डेडलाइन है उसको क्रिएट करना, यानी किसी कार्य की डेडलाइन को क्रिएट करने का मतलब है कि किस तरीके से कितने टाइम पीरियड में वो पर्टिकुलर कार्य हमें पूर्ण करना है। तो डेडलाइन अगर आप बना देते हैं किसी कार्य के लिए, तो आपको जो एम्प्लॉय है उसको एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि हमें उस टाइम पीरियड में उस कार्य को पूर्ण करना है, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो जो भी आपने निर्धारित समय है, समयबद्धता अगर आपने का पालन कर लिया, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आसानी से बनेगा और उसका यूज़ आसानी से होगा। तो इससे बेनिफिट ये भी है कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट आपका अच्छे से बनेगा और आपके लिए भी बेनिफिट पॉइंट होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिट होगा अगर वो टाइम्स के उस पर पंक्चुअलिटी में देखेंगे या डेडलाइंस को फॉलो अप करेंगे, तो उससे वो आसानी से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके जो प्रयास हैं इससे आपको मदद मिलती है कि डेडलाइन से भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है आपका अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करने का तरीका, मल्टीटास्किंग का मतलब हम एम्प्लॉयज़ को अधिकांश कार्यों में नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि यदि कोई आदमी अधिक से अधिक कार्य करेगा, अलग अलग तरीके का कार्य करेगा, तो उसकी जो एक्चुअल एफिशिएंसी होगी वो हमेशा डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि वो पहले कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, दूसरे को भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि मल्टीटास्किंग एम्प्लॉयज़ को कम से कम रखें, अवॉइड करें। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादातर उन लोगों को प्रेफर करती हैं जो मल्टीटास्किंग उत्पादकता प्राप्त करने में एक आर्थिक साधन होते हैं। दैट मीन्स कि कई जगहों पे आपकी मल्टीटास्किंग का प्रोडक्टिविटी हो सकती है, लेकिन हर जगह की अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग है तो आप कई जगह एक साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट ये हमेशा चाहता है कि हमारे पास मल्टीटास्किंग एम्प्लॉयज़ आएँ, ताकि वो एक ही कम पैसे में अधिक से अधिक कार्य कर सकें। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट भी कह सकते हैं कि ये उत्पादकता को डायरेक्ट इंक्रीज़ कर सकता है और इनडायरेक्ट इंक्रीज़ भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी, यानी प्रशिक्षण और उत्पादकता के बीच के संबंध के बारे में हम बात करते हैं। प्रशिक्षण और उत्पादकता के बीच के अगर संबंध के बारे में बात करें तो जितना यहाँ पे जो प्रशिक्षण है वो ज्ञान और कौशल दोनों के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। इससे आप अगर आपका ज्ञान अर्जित होता है और कौशल आपके पास आता है, तो आपके सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी जो भी दृष्टिकोण हैं वो बढ़ जाते हैं, वो आपको आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स को बढ़ाते हैं और इससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो किसी भी कर्मचारियों को अगर किसी भी कर्मचारी का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो उसका मोटिवेशन पॉइंट अच्छा होगा और वो आपकी प्रोडक्टिविटी और को इंक्रीज़ करेगा। अगर हम संबंधों के बारे में बात करें कि किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो पहला का संबंध, कर्मचारी का ज्ञान बढ़ता है और उत्पादकता भी बढ़ती है, क्योंकि वो उच्च जानकार हो जाता है और जो है अपने ज्ञान के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास करता है। पहला रीज़न तो यही होता है। दूसरा रीज़न यह है, प्रशिक्षण से कर्मचारियों को कौशल स्तर में वृद्धि होती है, यानी उसकी स्किल डेवलप होती है और वो जल्दी से कार्य करने में इफ़ेक्टिव होता है और उच्च उत्पादकता को बढ़ाता भी है। रीज़न उच्च उत्पादकता को बढ़ाता किस तरीके से कि अगर वो स्किल्ड हो जाएगा तो वो जल्दी से जल्दी कार्य को पूर्ण करेगा। उचित प्रशिक्षण के से कर्मचारियों की योग्यता के स्तर को बढ़ाया जाता है। यदि हम उनको अच्छे ट्रेनिंग देंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी।
और जब उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अगला, कर्मचारियों के दृष्टिकोण में उत्पादकता का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यदि पॉजिटिव एटीट्यूड या जो दृष्टिकोण है अगर कर्मचारियों का अगर गलत है या उनका निगेटिव एटीट्यूड है तो वो कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा कार्य में कमियों को ढूंढेंगे। तो जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और जितना वो ट्रेंड होंगे तो वो आसानी से उस चीज़ को, कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। प्रशिक्षण से कार्यरत नवीनतम तकनीक सिखाएं। ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो नई टेक्निक्स हम प्रोवाइड करें तो उससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो जो हमारा एम्प्लॉई है वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उससे बढ़ाएगी और उसको नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अवगत होगा तो वो उससे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। प्रशिक्षण कार्य से दोषपूर्ण स्तर कम करें और इस प्रकार जो है उत्पादकता भी बढ़ जाती है। जब उसको ज्ञान होगा, ट्रेनिंग होगी और उसको नॉलेज होगी तो उसका जो दोषपूर्ण मतलब जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी जो एफिशिएंसी डिफेक्ट्स की होंगी वो काफ़ी कम हो जाएंगी। और जब आपकी डिफेक्ट्स की प्रोडक्ट की डिफेक्ट्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो आपकी जो उत्पादकता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि इसलिए कह सकते हैं कि उच्च प्रशिक्षण जो होता है वो ज्ञान और कौशल आपकी क्षमताओं को वृद्धि करता है और साथ में ये एक तरीके से कारगर होता है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। आइए प्रशिक्षण के सारांश में, आज मैंने आपको इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए। और दूसरा टॉपिक मैंने आपको आज कवर किया है रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेनिंग एंड द प्रोडक्टिविटी, यानी प्रशिक्षण और उत्पादकता के बीच का संबंध, यानी जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं उससे बेनिफिट क्या मिलता है और किस तरीके से प्रशिक्षण से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें प्रयुक्त संदर्भ की यदि बात करें तो मैंने इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक का इस्तेमाल किया हुआ है जो NSQF का है, ये ऑनलाइन ई बुक का इस्तेमाल किया हुआ है। आज मैंने आपको कार्यस्थल पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए के प्रसंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।